नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। रूस के सहयोग से कुडनकुलम रिएक्टर में लगेंगी 2 और इकाई। भारत रूस के बीच परमाणु ऊर्जा समेत 5 करार। विमान भेदी मिसाइल प्रणाली देने पर सहमति। पेरिस समझौते से अलग होने पर अमेरिका की आलोचना। भारत, चीन और यूरोपीय देशों का करार पर आगे बढ़ने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर जताई निराशा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हैकाथॉन को बताया असंवैधानिक। कहा, चुनाव आयोग को नहीं अधिकार। कल ईवीएम हैकिंग की चुनौती। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल से दूध और सब्जियों की किल्लत। मुख्यमंत्री ने 7 दिन में उच्च स्तरीय जांच के लिए बनाई समिति। कांग्रेस का राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप। रामचंद्र गुहा की बीसीसीआई प्रशासक कमेटी को चिट्ठी। हितों के टकराव को नजरअंदाज करने का आरोप। कोहली, धोनी, द्रविड़ की भूमिका पर सवाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक भूल बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राज्य और उद्योगपति जलवायु परिवर्तन पर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका के समझौते से अलग होने के बावजूद चीन, यूरोपीय देशों ने पेरिस जलवायु समझौते से आगे बढ़ने की बात कही है। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने से कार्बन उत्सर्जन कटौती की मुहिम को झटका लगा है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में सिर्फ अमेरिका की हिस्सेदारी 16% है। ट्रंप के फैसले के बावजूद भारत, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने पेरिस समझौते पर टिके रहने की बात कही है। फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपने यहाँ काम का न्योता दिया है। I do respect this decision. But I do think it is an actual mistake, both for the US and for our planet. Let's be clear that no one country can stop action on climate change, that the world is moving to a cleaner economy, that this is a huge economic opportunity. His announcement today, from our point of view, is disappointing, but not at all surprising. It was entirely as expected and as predicted and as promised by him. 未来中方呢将继续做好应对气候变化的各项工作，积极的参与气候变化的多边进程，坚定不移的维护全球气候治理的进程。 संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के फैसले पर निराशा जताई है। यूएन महासचिव ने कहा है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों पर अमेरिका को साथ रखने की कोशिश जारी रहेगी। The Secretary General looks forward to engaging with the American government and all actors in the United States and around the world to build the sustainable future on which our grandchildren depend. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका अपने हितों को बचाने के लिए पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक बेहतर करार चाहते हैं। We're getting out, but we will start to negotiate. And we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पेरिस समझौते से चीन और भारत जैसे देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। Under the agreement, China will be able to increase these emissions by a staggering number of years, 13. They can do whatever they want for 13 years, not us. India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid. 2015 में पेरिस समझौते पर करीब 200 देशों ने सहमति जताई थी। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के उत्सर्जन को घटाना लक्ष्य रखा गया था।
समझौते के तहत अमेरिका ने 2025 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर यानी 26 से 28% तक कम करने का वादा किया था, जबकि भारत समेत विकासशील देशों को अपने हिसाब से उत्सर्जन कम करने की बात शामिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के बिना भी इस समझौते से जुड़ा रहेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की राह में चलता रहेगा। Have a better environment for the future generation of children of this country. Our government is committed, irrespective of the stand of anyone, anywhere in the world, and we are committed to ensure that we will do our best to address the issues related to climate change and global warming. और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान चेतन चौहान है, डिप्टी नेशनल अफेयर एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स से। चेतन, स्वागत है आपका। चेतन, जिस तरीके से ये पूरा मामला था, ऐसी एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन अचानक ट्रंप साहब का इस तरह का बयान और अमेरिका का उससे बाहर हटना, क्यों और वजह क्या दिखती है? अगर आप देखेंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपना इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो क्लाइमेट की बात होती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक फॉक्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उन्होंने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था अमेरिकी सिटीजन्स को कि मैं पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जाऊंगा। उनका मानना ये था कि अमेरिका जो है, इसकी वजह से बहुत नुकसान अमेरिका को होगा, उनका बिजनेस चले जाएगा। हाँ, और चाइना, इंडिया, वो लोग कब्जा कर लेंगे अमेरिका के बिजनेस में। और जैसा उन्होंने अभी कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया को मिलेंगे इसमें, ये मुझे लगता है कि टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं कि काफ़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, तो इसमें ये भी गलत है, क्योंकि एक तो 100 बिलियन जो है मिलना है 2020 तक पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड को, उसमें से 50% मिटिगेशन के लिए जाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा सब देशों को, और 50% अडेप्टेशन के लिए जाना है। उसमें क्लियरली लिखा गया है, उसमें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाँ, जिसमें मान लीजिए आप बांग्लादेश हो गया, वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक आइलैंड के देश हो गए, उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। इंडिया को फ़ायदा इतना ही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प मिलेगा और थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। भारत ने जब ये एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनसे लोगों को लाभ मिल सकता है, वो टेक्नोलॉजीज़ हमको सस्ते दाम में दी जाए। उससे ज़्यादा कोई पैसे का उन्होंने नहीं कहा कि हमको पैसा चाहिए। और इसमें जो कमिटमेंट है, आप अमेरिका की जो कमिटमेंट 26 से 28% है 2005 के लेवल में, आप यूरोप की कमिटमेंट देखिए 35 से 40% है 1990 के लेवल पे, 1990 के पे जो ऊंचा लेवल है। अगर उससे आप कंपेयर करें यूएस का, अगर आप 1990 के लेवल से मान करोगे तो उनका -4% चले जाता है, तो उनका कमिटमेंट कुछ नहीं था यूएस का। भारत ने यह कहा अपने कमिटमेंट में कि हम जो हमारी कार्बन एमिशन का ग्रोथ है उसको हम कम करेंगे, 33 से 35% एमिशन इंटेंसिटी हम कम करेंगे। भारत ने यह भी कहा था 2030 तक 40% जो ऊर्जा इस देश में होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। भारत ने ग्लोबल सोलर अलायंस बनाया, हाँ, जिसमें 100 से ऊपर देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कि किस तरह से जितने भी देश हैं जो डेवलपिंग हैं, विकसित देश भी, यूरोप के काफ़ी देशों में पार्ट थे। बराक ओबामा जब वो पेरिस में लॉन्च किया गया तो उसमें यूएस के लोग भी थे। सो एक ग्लोबल एफर्ट भारत ने किया कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो ये जो उनका कहना है कि कोल जो है आप चलता रहेगा चाइना में इतने साल, पहली बार कोई कन्वेंशन में भारत के लिए, चाइना के लिए, डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको मिशन घटाना है, वॉलंटरी है और उन्होंने किया है। अमेरिका के लिए मैंडेटरी है कन्वेंशन में, फिर उसके बावजूद भी उनका कमिटमेंट बहुत वीक रहा है। क्योटो में भी वीक था, जिससे वो विड्रॉ कर गए, तो और इसमें भी उनका वीक था। क्या एक बड़ी वजह ये दिखती है चेतन कि ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, कंपनियों के हित और अहित को देकर सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें बने रहते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अमेरिकन जैसे देशों की कई बड़ी कंपनियां शायद वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो हाशिए पर आ जाएंगी। ये एक बड़ा फैक्टर भी दिखता है इसके पीछे। देखिए, अमेरिका में अगर आप देखोगे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, अमेरिका और यूरोप का डिफरेंस आप देखिए। अमेरिका में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अभी भी वहाँ पे तेल का दाम विश्व में सबसे कम है। अगर भारत में आप मान लीजिए आज 70 रुपये का पेट्रोल मिलता है, तो वही पेट्रोल यूएस में
30 या 32 रुपये से ऊपर नहीं होगा। हाँ, या उससे भी कम होगा, 20 रुपये के आसपास होगा। तो इतना सस्ता पेट्रोल वहाँ पे मिलता है। हाईली फ्यूल कंज्यूम है। सारा जो है फ्यूल से आपका इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। इतना फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्री है। उधर आप यूरोप में देखिए, उन्होंने शिफ्ट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जर्मनी में 30 से 40% हो चुका है। फ्रांस उस तरफ शिफ्ट कर रहा है, यूके शिफ्ट कर रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने शिफ्ट किया है, यूएस ने शिफ्ट नहीं किया। जो लीफ फ्रॉगिंग होता है कि आप नई चीज़ की तरफ जाओ, वो यूएस ने नहीं किया है। तो यूएस को करना था और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। बराक ओबामा ने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी। उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, बड़े इंस्टीट्यूट्स, फेडरल इंस्टीट्यूट, उनका क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ा दिया। तब बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिया जा रहा था कि आप इस पर रिसर्च करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहे थे। वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट ऑफशोर विंड के शुरू हुए, हाँ, सोलर के शुरू हुए, सोलर की टेक्नोलॉजीज के हुए, इलेक्ट्रिक कार के हुए। ट्रम्प साहब आए, उन्होंने वो पैसा ख़त्म कर दिया। और उससे एक ही फ़ायदा होता है, वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को होता है, जो रिपब्लिकन उनके कैंपेन में बहुत बड़े फंडर भी थे। एक आखिरी सवाल चेतन, इसका इम्पैक्ट अमेरिका के हटने से क्या इसको जो एक इसका मोटिव था, जो एजेंडा था, वो कहीं डिफर होगा या वीक पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका एक तो है कि असर तो पड़ेगा। जो टारगेट है जीरो इमिशन का इस सेंचुरी के एंड तक, वो एक मुश्किल हो जाएगा करना, बिकॉज कि यूएस इतना बड़ा मीटर है, चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मीटर है। हाँ, 15% कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो इसी रेस पे चलता रहेगा तो उनका कंट्रीब्यूशन 20% हो जाएगा, क्योंकि बाकी देश अपना कम करेंगे। तो एक वो टारगेट मीट नहीं होगा। दूसरा, क्लाइमेट फंडिंग में हाँ, यूएस का कंट्रीब्यूशन मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा पैसा उनको देना था, तो पैसा वो नहीं देंगे। पर उसके बावजूद भी यूरोप, बाकी अमीर देश, भारत, चाइना मिलके इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट के बारे में कम है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया में, पूरे अफ्रीका में मार्केट है, लैटिन अमेरिका में मार्केट है। हाँ, उस मार्केट को इंडिया टैप कर सकती है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट हब बन सकती है। और एक ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, UNEP का एक एस्टीमेट है कि भारत में इससे 1 लाख नई नौकरियां हर साल जनरेट की जा सकती हैं। ऑक्सिलरी में देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा की जा सकती है। जिन गांवों में, जिन एरियाज में बिजली नहीं है, वहाँ पे बिजली दी जा सकती है। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। यूएस के ना होने से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत चाइना को आप मान लीजिए फायदा है कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में उनके लिए बाहर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, इस पूरी बातचीत के लिए आपका। बहुत शुक्रिया। तो ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका ने किया पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान। भारत और चीन से ज्यादा फायदे का दिया हवाला। समझौते पर जताई फिर से बातचीत की जरूरत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता के बाद कुरनकुलम में 2 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने का समझौता हुआ। सेंट पीटरबर्ग में हुए इस समझौते के अलावा दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग की ऊंचाई हासिल करने के इरादे भी जाहिर कर दिए। भविष्य की चुनौतियों को हासिल करने के लिए दोनों देशों ने पीटरबर्ग घोषणा पत्र भी जारी किया, ताकि आपसी सहयोग के भविष्य के बारे में भ्रम की गुंजाइश न रहे। भारत रूस के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे अहम रहा तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 नई यूनिटें कुडमकुलम 5 और कुडमकुलम 6 को लगाना। दोनों नई इकाइयों की क्षमता 1000 मेगावाट होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने, नागपुर और सिकंदराबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करने, हीरे और सोने जैसी कीमतों के गहने का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और भारत के पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में रूस के विशेषज्ञों को अनुमति देने से संबंधित समझौते भी हुए। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र से दोनों देशों में आर्थिक समृद्धि बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि वैश्विक उथल पुथल में स्थिरता का एक
बेंचमार्क साबित होगा। We should do our best to provide for security and stability in Asia, in the Indian Pacific Oceans areas. In this regard, Russia welcomes the official accession of India towards the Shanghai Cooperation Organization as a full-fledged. इन समझौतों के अलावा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन के उत्खनन और विमान बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम चलाने के काम में तेजी लाने की बात भी हुई। रूस ने भारत को विमान भेदी मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ देने के काम में तेजी लाने की बात भी कही। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि के बारे में बातचीत जल्द पूरी करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में भी बातचीत की। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति ने भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद के अलावा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, NSC और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर गंभीरता से चर्चा हुई। खासकर OBOR के बहाने चीन की बढ़ती सक्रियता से पूरे क्षेत्र में शांति और संतुलन के खतरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत को दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा का सूचक माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के पूर्ण सत्र को भी संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने देश के विकास का जिक्र करते हुए उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। GST का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा, जिसके बाद भारत में व्यापार करना और आसान हो जाएगा। 1 जुलाई आने वाले महीने में भारत में GST लागू हो जाएगा और उसके कारण देश के सभी राज्यों में, पूरे देश के हर कोने में एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होगी, जो मैं समझता हूं किसी भी निवेशक के लिए और विशेष करके विदेश के निवेशक के लिए बहुत ही उपकारक होती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के हैकाथॉन की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद EVM पर सवाल उठे थे और आयोग ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया था और राजनीतिक दलों को EVM हैक करने की चुनौती भी दी थी और इसके लिए 3 जून की तारीख तय की गई। NCP और CPM ने चुनौती को स्वीकार किया है। CPM ने सांसद रीता प्रताप बनर्जी को 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें पार्टी की विचारधारा से अलग लग्जरी जीवन जीने के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया। बंगाल स्टेट सेक्रेटरी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि राज्य कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 37 साल के सांसद के खिलाफ महंगे पेन, फोन, आई वॉच और दूसरे लग्जरी गैजेट का इस्तेमाल की शिकायत पार्टी को मिली, जिसके बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी ने इसकी जांच की। जांच के बाद सांसद को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर शुक्रवार को भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गाड़ियों में नकली CNG किट लगाकर लोगों की जान को खतरे में डाला। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता और केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर शुक्रवार को कुछ और नए आरोप लगाए। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 10,000 गाड़ियों में नकली CNG किट लगवाकर लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। दिल्ली की सरकार को ये डिटेल दिए जाते हैं कि किट कनाडा से आ रही है। हमारे पास मैन्युफैक्चरर है कनाडा में, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होके इंडिया में आ रही है। हमने इंपोर्ट डेटा कनाडा का निकलवाया है, जो हम लोग शेयर करेंगे। कनाडा से कोई किट नहीं आती है। उसके बाद हम लोगों ने जब डिटेल निकालने शुरू करे तो पता लगा कि ये नकली किट चाइना में बनती हैं। आरोप साबित करने के लिए कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी रखे। उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही इन आरोपों का जवाब आ गया। तो कोई FIR नहीं लिख रहा है? नहीं, मैं तो FIR लिखवाएं। सारी एजेंसियां तो इंतजार कर रही हैं गुलदस्ता लेकर। कपिल मिश्रा इससे पहले केजरीवाल सरकार पर 300 करोड़ की दवाइयों में घोटाले,
एम्बुलेंस खरीदने में हेराफेरी और पार्टी के चंदे को लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की कल यानी शनिवार को दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सोना, टेक्सटाइल, फुटवियर, बिस्किट और बीड़ी समेत 6 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों का फैसला होगा। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे, जिसमें ड्राफ्ट जीएसटी नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिलेगी। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों समेत तमाम अधिकारी शामिल होंगे। ये काउंसिल की 15वीं बैठक होगी। किसानों की बेमियादी हड़ताल का असर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी दिखने लगा है। किसानों की हड़ताल के दूसरे दिन कुछ शहरों में छुटपुट घटनाएं हुई और मामले के समाधान के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित कर दी है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। महाराष्ट्र में बेमियादी हड़ताल के दूसरे दिन भी किसानों का गुस्सा सड़क फूटा। किसानों ने कहीं दूध फेंककर तो कहीं आम लोगों को मुफ्त में दूध बांटकर विरोध जताया। सब्जियां, फल, दूध समेत दूसरे उत्पाद को मंडियों में ले जा रही गाड़ियों को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई समेत कुछ शहरों में हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुई। हालात के मद्देनजर नासिक के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। उनसे हमारी विनती है कि जल्द से जल्द हमारा जो 7/12 है उसका हमारा जो ऋण हमने सोसाइटी होगी या कोई बैंक होगी उससे जो हमने ऋण लिया है वो जल्द से जल्द हमें माफ कीजिए। किसानों के गुस्से और बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले के हल के लिए वित्त विभाग के सचिव और बैंक अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जिसे 7 दिन के भीतर किसानों की मदद के लिए सुझाव देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी 1 करोड़ 20 लाख किसानों के कर्ज माफ करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर किसानों के हितैषी होंगे और किसानों के हित में काम करना चाह रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ बातचीत करके इसमें से मार्ग निकालेंगे। सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। सरकार किसी बात पर अड़ी हुई नहीं है। जितनी मांगे है वो सारी मांगों पर हम सकारात्मक है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हड़ताल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इधर सत्ता में सहयोगी शिवसेना के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले में राजनीति नहीं करने की बात कही है। हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियां फेंकी जा रही हैं, लाखों की तादाद में कृषक बाहर निकल आ रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, और आप जवाब दे देंगे कांग्रेस से क्या है? हमारे लिए कमाता है, हमारे लिए बनाता है और खुद भूखे पेट सोता है और फिर आत्महत्या करता है। तो किसानों के मन की बात, किसानों का आक्रोश अगर हम नहीं सुनेंगे तो इस आक्रोश में सत्ता बह जाएगी। किसान स्वाभिमान आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसानों की कर्ज माफी के अलावा और कई मांगे भी हैं। महाराष्ट्र में किसानों पर कुल 1,14,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि राज्य सरकार सिर्फ 31 लाख किसानों के 30,500 करोड़ रुपए माफ करने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में संगठन के भीतर हितों के टकराव की अनदेखी के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कमेटी हितों के टकराव को रोकने में नाकाम रही है। गुहा ने त्यागपत्र में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कोच अनिल कुंबले के प्रति बीसीसीआई के रवैये को असंवेदनशील बताया। 7 पन्नों की इस चिट्ठी में कई सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से पदमुक्त करने की गुहार लगाई। इससे पहले उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। रामचंद्र गुहा को 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 क्रिकेट प्रशासकों की सूची में जगह दी थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव सीपी जोशी ने जीत लिया है। उन्होंने ललित मोदी के बेटे रुचिर को हराकर ये चुनाव जीता। सीपी जोशी को 19 वोट, वहीं दूसरी ओर रुचिर मोदी को 14 वोट मिले। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले महीने आरसीए को क्रिकेट संगठन के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम इस ओडिशा के चांदीपुर में मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया। पृथ्वी 2 मिसाइल को स्वदेश में ही तैयार किया गया है और उसकी मार क्षमता 350 किलोमीटर है। ये 500 से 1000 किलो तक के हथियार ले जा सकती है। इस 9 मीटर लंबी मिसाइल को साल 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।